नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के भाजपा नेताओं के साथ करेंगे 2 बैठकें। कांग्रेस भी 5 तारीख से तेज करेगी प्रचार अभियान। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा का भारत दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच आज से शुरू होगा सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। 22 नवंबर तक इडाहो में युद्धाभ्यास का आयोजन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में ट्रंप की आर्थिक नीति से की तुलना। और मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भारत 4 विकेट पर 86 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। न्यूजीलैंड से अभी 149 रन पीछे। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राजधानी रांची पहुंचेंगे। रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विमर्श करेंगे। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने का काम करेंगे। रांची प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराया था और बाद में वापस ले लिया। चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इन बागी नेताओं को नाम वापस करने के लिए मनाया था। इसके अलावा पार्टी के सांसदों की भी गृह मंत्री संग बैठक की संभावना है। इसमें उनके क्षेत्र के चुनावी तैयारियों पर विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे। इन तीनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए अमित शाह वोट की अपील करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो झारखंड में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, लेकिन पार्टी के अंदर का गतिरोध यहां भी सतह पर दिखता है। दरअसल शुक्रवार को सभी समितियों की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इसमें किस समिति के कार्य की रूपरेखा कैसी है, इस पर बातचीत हुई ताकि आगे क्या कदम उठाए जाए उस पर काम हो सके। लेकिन इस बैठक में टिकट बंटवारे का जिन बाहर आ गया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा होने लगा, जिसके बाद माहौल शांत करने की कोशिश हुई। बंद हॉल में हुई इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया, लेकिन अंदर की खबरें बाहर आ गईं। बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक है। 5 तारीख से पार्टी का प्रचार अभियान तेज होगा। आने वाले प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, वुड बी प्रधानमंत्री, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे अदर स्टार कैंपेनर्स भी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम 5 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की वजह से 2 दिन आगे पीछे गए थे। 5 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे और वो 1 दिन के लिए आएंगे। फिर 6 और 7 को और स्टार कैंपेनर्स आएंगे। 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहाँ पर कम से कम 6-7 जगह पर एड्रेस करेंगे और उसी तरह से जो बाकी को स्टार्स हैं वो सारे आएंगे। तो हमारा मोमेंटम शुरू हम कर रहे हैं अपने एजेंडे के साथ। झारखंड चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक रांची के जेएमएम कार्यालय में हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही केंद्र स्तर से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त है। गांडेय सीट से जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना ने रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी के समर्थन में प्रचार किया। दोनों ने साथ में चाय पी और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद पंडाल में मां काली की पूजा की। इसके बाद मीडिया ने कल्पना से हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर पैदा हुए विवाद पर सवाल पूछा तो जवाब मिला कि विरोधी इसे बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा। और वो जो जेल भेज करके बाहर आए और हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया, लोगों की बिल माफ़ी करने का काम किया, किसानों को बिल उनके ऋण के माफ़ी करने का काम किया, आप इतना डर गए हेमंत सोरेन जी से। और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता कुमार आलोक। इस समय जमशेदपुर से सीधा रुख करते हैं कुमार आलोक का और जानते हैं कि झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां इस समय चरम पर हैं और कैसे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार, आपसे पूछना चाहेंगे, लगना शुरू हो गया है अब दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड में। चुनावी प्रचार को धार देने पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही साथ दो अहम बैठकें हैं। क्या विचार विमर्श होने वाला है इन बैठकों में? और 4 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं झारखंड, उससे पहले ये बैठक कितनी अहम? भावना, यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज होनी शुरू हुई है, क्योंकि आपको देखें कि पहले तो नामांकन था, नामांकन की वापसी हुई, नामांकन की वापसी के बाद फिर त्यौहार आया, दीपावली का त्यौहार आया, दीपावली के त्यौहार के बाद फिर छठ का त्यौहार है। तो ये जो पर्व का माहौल है उसमें राजनीतिक माहौल थोड़ा सा शिथिल है, लेकिन अब जो राजनीतिक परवान यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और खासकर आप देखें कि उम्र के सवाल को लेकर के झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अपना एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र जो दिया है अपने हलफनामे में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान, तो उन्होंने बताया कि 2019 में जब उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था तो उस समय उनकी उम्र 42 वर्ष थी। और उसके बाद अभी जो 2024 में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और उसमें जो शपथ पत्र में अपनी उम्र दाखिल की है तो उसमें 49 वर्ष हुआ है। तो उसी में बरहेट से जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो जी हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने कहा है कि इन 5 वर्षों में 7 वर्ष कैसे हो गया डिफरेंस, यानी 42 थे तो 49 कैसे हो गए। तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने एफिडेविट में उनकी संपत्ति को लेकर भी संपत्ति को लेकर भी जो उन्होंने जो 2019 में जो दाखिल किया था और 2024 में जो दाखिल किया है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इसको लेकर यहाँ मुद्दा गर्म है। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो प्रधानमंत्री 4 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, चाईबासा और गढ़वा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले 3 तारीख को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपने बताया जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता गुलाम अहमद मीर बोल रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और उनके स्टार जो कैंपेनर है, स्टार प्रचारक है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा कल जो बैठक हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में, खासकर महागठबंधन की या इंडी गठबंधन हम जो भी कह लें उसको, तो उसमें ये चर्चा हुई है कि जो घोषणा पत्र, तो साझा घोषणा पत्र किसी ने भी जारी नहीं किया, महागठबंधन की ओर से नहीं जारी हुई है, तो इस पर विचार हुआ। लेकिन अब काफी देरी हो चुकी है और साझा घोषणा पत्र जारी करने के लिए जो कवायद कल बैठक में जो कवायद हुई उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन अब देखना होगा कि साझा घोषणा पत्र क्या जारी करते हैं या नहीं करते हैं महागठबंधन के लोग, ये देखने वाली बात होगी। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर जमशेदपुर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कोल्हान का क्षेत्र है और इसमें इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो हम जहां पर खड़े हैं जमशेदपुर ईस्ट है और जमशेदपुर ईस्ट में जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। और यहाँ पर जो रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो उनकी पुत्र बहू यहाँ पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से और उनके खिलाफ स्टॉलवर्ट्स है अजय कुमार जो यहाँ के सिटी एसपी कभी रह चुके थे 90s के दौर में जब बिहार झारखंड एक था। बाद में वो झारखंड विकास मोर्चा जब बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बनाई थी तो जमशेदपुर से वो सांसद हुए थे और उनके खिलाफ यानी कि पूर्णिमा साहू के खिलाफ अजय कुमार लड़ रहे हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भी जमशेदपुर वेस्ट में भी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है।
वहां पर जो उम्मीदवार हैं जनता दल यू से यानी एनडीए गठबंधन के सरयू राय हैं, ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से पिछली बार यानी 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दास को एज ए इंडिपेंडेंट उनको हराया था, लेकिन वापस अब एनडीए में वो आ गए हैं। और उनकी जो लड़ाई है वो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बगल में सरायकेला, यहां से 30 किलोमीटर दूर है, सरायकेला से जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ गणेश मोहाली जो पिछली बार, अगर हम पिछली बार 2019 की बात करें तो 2019 में चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे और गणेश मोहाली जो थे वो भाजपा के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार ठीक उल्टा हो गया है, गणेश मोहाली इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से चंपई सोरेन लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और सीट है पांकी जो सीट है यहां से भी वो काफी नजदीक है, तो पांकी सीट से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन मुंडा की पत्नी, अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। और एक और सीट है घाटशिला, जहां से रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये वही रामदास सोरेन है जिन्हें जब चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो अलग हो गए, तो उनके विकल्प के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया गया, यानी रामदास सोरेन को चंपई सोरेन के विकल्प के रूप में यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र में उनको यहाँ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने हेमंत सोरेन की उम्र पर जो अभी चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस पर कल्पना सोरेन ने भी पुष्टि की, उनका बेवजह आप मामले को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना बड़ा मुद्दा ये बना सकता है अभी सत्तारूढ़ गठबंधन या फिर बीजेपी ऐसे मामले में जब आप अपनी उम्र ही गलत बता रहे हैं? कल्पना सोरेन ने क्या कहा, आपने बाइट भी सुना उनका। कल्पना सोरेन ने कहा कि जो बीजेपी है या एनडीए है वो बेवजह मुद्दा बना रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, ये उम्र में कोई हमारा जो शपथ पत्र है वो बिल्कुल सही है, हेमंत सोरेन का शपथ पत्र बिल्कुल सही है, उम्र की जहां तक बात है वो भी बिल्कुल सही है, ये तो उन्होंने नहीं कहा। ये सिर्फ उन्होंने ये कहा बेवजह मुद्दा बना रही है। केसी वेणुगोपालन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे भी जब पूछा गया रांची में कि उम्र को लेकर के, तो उन्होंने भी यही कहा कि बेवजह मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है यहाँ का जो विपक्ष है बेवजह मुद्दा बना रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, हमारा जो हेमंत सोरेन का जो एफिडेविट है वो बिल्कुल सही है, 42 वर्ष उम्र था उनका, अब 47 है, यानी कि 5 वर्ष में 47 2024 के हलफनामे में। ये तो उन्होंने नहीं कहा, ये सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी की कि ये बेवजह मुद्दा बना रहा है। अगर ये सही साबित हो गया, क्योंकि 30 अक्टूबर को जी हेम्ब्रम जो प्रत्याशी है बरहेट से, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है और प्रूफ के साथ शिकायत की है, तो अगर ये डिफरेंस होता है, अगर ये 47 के बजाय 49 होता है, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। चलिए ठीक है कुमार आलोक, तो अब झारखंड में चुनावी रौनक जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया और धीरे धीरे चुनाव प्रचार को सभी राजनीतिक पार्टियां धार देती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत कर जमीनी हकीकत जानी। रेल मंत्री ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में सामान्य डब्बों की संख्या बढ़ेगी और ट्रेनों का परिचालन भी पहले के मुकाबले बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जो मुसाफिरों की सुविधा का मुआयना करने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, अभी मैं आनंद विहार स्टेशन पे था। लंदन में रहने वाले कानपुर के एक
दंपति मिले। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में रहता ज़रूर हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है वो लंदन की तरह यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्रेडिट आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप देखो, जिस तरह से ये छठ और दीपावली के महापर्व पे सब जगह व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, लोगों के मूवमेंट के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट हो सके, और एक रिकॉर्ड संख्या में 7,435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कल तक 51 लाख लोग स्पेशल गाड़ियों से जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी सुविधा है और इस सुविधा को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और अनरिजर्व और रिजर्व लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है अलग अलग गेट से, जिसकी वजह से जो स्टैम्पेड है उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। देखिए, लास्ट ईयर कई सारे नए प्रयोग किए गए थे, उस अनुभव से जो सीखने को मिला उनको इस साल और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक बहुत ही कोऑपरेटिव वे में इतने बड़े आयोजन का किया। सामान्य श्रेणियों में टिकट पहले जो था बर्थ बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि लोग सामान्य बोगियों के जो मुसाफिर हैं वो भी संतोष जता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डब्बों की अभी 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि देश भर में जनरल कोच ट्रेन्स में बढ़ सके। इसके अलावा भी जो बहुत सारी ट्रेन्स अभी चलाई गई हैं स्पेशल, जैसे अमृत भारत ट्रेन है, वो पूरी की पूरी अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोच की है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देखो, रेलवे का पूरा फोकस है कि ये गरीबों की सवारी है, ये मिडिल क्लास की सवारी है, तो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी जाए। गरीबों और मिडिल क्लास की सवारी है भारतीय रेल, और इसको ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी और जनरल बोगियों के जो डब्बे हैं उसकी तादाद में भी वृद्धि होगी। ये कहना है भारत सरकार के रेल मंत्री का, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी मुआयना करने के लिए पहुंचे और यहां पर आकर उन्होंने मुसाफिरों से भी बातचीत की, और मुसाफिरों से बातचीत कर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधा काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। छठ के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भी हजारों की संख्या में यात्री अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। इस बीच रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं पर यात्रियों ने खासा संतोष जताया। संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहां पर छठ पूजा के लिए अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। क्यों लगाकर लोगों को आराम से यहां से सफ़र कराया जा रहा है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कैसी व्यवस्था है रेलवे की? व्यवस्था सही है। सही है। सही है। आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं? हम खिचड़ीपुर से आए हैं। अच्छा। भागलपुर जा रहे हैं। यहाँ से लाइन लगा करके आपको लाया गया है? नहीं, बिल्कुल सही है लाइन। हाँ, इस बार बहुत मस्त व्यवस्था है यहाँ का, बहुत अलग से इस बार के बहुत अलग नज़ारा है। बढ़िया, एक नंबर का व्यवस्था है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया एकदम व्यवस्था बढ़िया है। छठी मैया? हाँ सब उनके कृपा से होगा, सब उनके कृपा से हो रहा है। छठी मैया के लिए जा रहे हैं? हाँ, छठी मैया के लिए जा रहे हैं। जी हम मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बिहार। जी लिच्छवी जी व्यवस्था थोड़ा अच्छा करवा दीजिए सर, अच्छे से। लक्ष्मी नगर से आ रहा हूँ सर। अच्छा, जाएंगे कहाँ? मैं बिहार जाऊँगा। कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? पूरबिया एक्सप्रेस से। 10 साल पहले धक्के खाना पड़ता था, अब तो टेंट लगा हुआ है, पंडाल है, सब बढ़िया है। छठ पूजा के लिए रेलवे की तैयारियों को जानने के लिए डीटी न्यूज़ के संवाददाता राजेश राज ने बात की रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली का शोर थम चुका है, लेकिन अब छठ की बारी है और छठ के लिए भारतीय रेल के द्वारा लाखों पैसेंजर जो हैं अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए उड़ान भरने वाले हैं। और आने वाले दिनों में क्या क्या भारतीय रेल की तैयारियां हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सूचना और प्रसार हैं दिलीप कुमार जी। छठ की बारी है और छठ के लिए हम जानते हैं कि पूर्वांचल के लिए लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से उड़ान भरेंगे। क्या तैयारियां हैं?
वस्तुतः पूर्वांचल और बिहार के लिए पूरे देश से लोग जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए रेलवे ने पूरे देश में तैयारी की है। नई दिल्ली हो, आनंद विहार हो, दिल्ली स्टेशन हो, नॉर्दर्न रेलवे के अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, इन सारे स्टेशनों पर तैयारियां की गई है और जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड हम लोगों ने अपना एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और साथ ही हर प्रकार की सहायता की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने मेडिकल बूथ बनाए हैं सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर। पहले 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराए जाते थे, अब उसकी जो मियाद है उसको घटाकर 2 महीना कर दिया गया है, यानी 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन होगा। इस पर हम चाहते हैं कि रेलवे के द्वारा मुसाफिरों को ये सूचना मिले कि आखिर किन वजहों से ऐसा हो पाया है। हम लोगों ने रिजर्वेशन पीरियड को कम करने का जो फैसला लिया है उसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह है कि सेफ्टी के हिसाब से पूरे भारतीय रेलवे जो है मॉडर्नाइजेशन के नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो जो पुराने कोचेस थे ICF टाइप के, उसको हम नए LHB कोचेस से रिप्लेस करना चाहते हैं सारी गाड़ियों में। साथ ही ऐसा देखा गया है, एक स्टडी हम लोगों ने करवाई थी कि जो लोग बहुत पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं वो लोग अपने टिकटों का कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो इससे जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत होती थी। तो अब जब 60 दिन का ही एडवांस रिजर्वेशन सुलभ है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कैंसिलेशन है वह भी कम होगा। ED दिलीप कुमार जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि ज़रूरत के हिसाब से भी हम ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि मुसाफिर आराम से छठ पूजा के लिए अपने घरों तक पहुंच सकें और परिजनों के बीच छठ पूजा मना सकें। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आगाज अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार से होने जा रहा है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना हुई। 2 नवंबर से 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। गौरतलब है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। वज्र प्रहार अभ्यास का पिछला संस्करण पिछले साल दिसंबर में उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिकी सेना के बीच इस साल का दूसरा अभ्यास होगा। पिछला युद्ध अभ्यास सितंबर 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले दोनों देशों की टुकड़ियों में प्रत्येक में 45 कर्मी शामिल होंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल इकाइयों द्वारा किया जाएगा और अमेरिकी सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स द्वारा किया जाएगा। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के मगाम इलाके के मजहामा में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले में 2 गैर स्थानीय कर्मचारी घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों को आतंकवादियों ने बहुत करीब से गोली मारी। घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायल व्यक्तियों की पहचान संजय और उस्मान के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इलाके में जल जीवन परियोजना में कार्यरत हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज एंटीगा में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने सीरीज का पहला मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया है। ऐसे में इंग्लैंड को अगर सीरीज में अपनी चुनौती को बरकरार रखना है तो उसे हर हाल में आज होने वाले मुकाबले को जीतना होगा। वहीं वेस्टइंडीज की नजर आज का मुकाबला जीत सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की होगी। और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदिवासी समुदाय की दिवाली। यहाँ आदि योगी में विशाल प्रतिमा के सामने आदिवासी समुदाय ने नाच गाकर त्योहार की खुशियां मनाई। ईशा योग केंद्र ने इस मौके पर यहाँ रहने वाले आदिवासियों की मेजबानी की। इस विशेष अवसर पर 75,000 से अधिक भक्तों ने भी आदि योगी का आशीर्वाद लिया। और आप इस रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।